बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना एंड डाटरला एसोसिएट। आज का हमारा लेक्चर पीपीसी के बारे में सेक्शन 19 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या प्रोविजन है और ये क्या कहता है। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन, के जज जो है यहाँ पे इसमें सेक्शन 19 जो है उसमें हमें जज की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है कि जज जो है वो कौन होता है। कहते हर बंदे को तो हम जज नहीं कह सकते, तो इसमें ये क्या उसने यही चीज़ वो बता रहा है कि हर आदमी जो है वो उसको जज नहीं होगा। हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, जज वो आदमी होगा जिसको ऑफिशियली एज ए जज डेजिग्नेट किया गया है। बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज empowered by law to give in any local proceedings, civil or criminal। जिसको जज वो पर्सन होगा जिसको डेजिग्नेट किया गया हो या उसको एम्पावर किया गया हो कि वो सिविल और क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग्स जो है वो कंडक्ट कर सकता है। Definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of person, which body of person is empowered by law to give such judgment। इसमें आगे फर्दर मोर जो है वो बताया गया है। पहले नंबर पे तो उसको लॉ ने एम्पावर किया हो, उसको एज अ जज अपॉइंट किया हो, डेजिग्नेट किया गया हो, और उसकी ये अथॉरिटी है कि वो जजमेंट जो है वो दे सकता है और वो जजमेंट जो है वो पास करेगा। केस की हियरिंग करने के बाद उसके ऊपर जजमेंट देने का अथराइज है। इसमें आगे इसकी उसने कुछ इलस्ट्रेशन दी हुई हैं जिसमें बी में कहता है आई एम जस्ट रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। इसमें उसने फर्दर जो है वो हमें एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो अपनी अथॉरिटी के मुताबिक जो उसका डेजिग्नेट किया गया है, जिसको जो चीज़ की उसको अथॉरिटी है, उसके मुताबिक जब वो चार्ज किसी बंदे का ट्रायल करता है तो उसको सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट या फाइन कर सकता है। अगर उसके खिलाफ अपील हो या हो सकती है या नहीं हो सकती, इट डजंट मैटर। आगे नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें सेक्शन है 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस चीज को हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस। इसमें यह बता रहा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से मीन ये है कि एक जज या एक से ज़्यादा जज जब किसी चीज़ को बैठ के सुनते हैं, उसकी हियरिंग करते हैं, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिनोट किया गया है। विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली। तो जब वो अदालती कार्रवाई में एक जज या बहुत सारे जजेस बैठ के किसी केस को सुनते हैं तो इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोर्ट ऑफ लॉ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आगे उन्होंने सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी डेफिनेशन की है कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन से लोग जो हैं वो एज अ पब्लिक सर्वेंट डील किए जाएंगे। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन falling under any of the descriptions herein after following, namely
कि इसमें उसने सारी चीज़ें जो हैं उनको करके कि कौन कौन से लोग जो हैं वो 1 बाय 1 उसको जो है वो ब्रीफ किया हुआ है कि जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे और उनको एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है वो डील किया जाएगा। इसमें फर्स्ट जो है वो अमिटेड बाय लॉ है और सेकंड जो है उसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है एवरी कमीशन्ड अफसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले जो लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं उनमें तमाम कमीशन्ड अफसर जो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयर फोर्स में इनरोल किए गए होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। थर्ड, एवरी जज, कि जो भी जज अपॉइंट किया हो, चाहे वो सिविल के जज हों, क्रिमिनल के हों, फैमिली के हों, बैंकिंग कोर्ट के हों, नैब के हों, वो सारे के सारे जितने जजेस अपॉइंट किए गए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तहसील कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे जजेस जो हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फोर्थ, एवरी अफसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, के कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो लोग सरकारी लोग जो अपॉइंट किए होते हैं, जो जज तो नहीं होते लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ जजेस वो किसी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऐसे लोग ऐसे जो हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। ये इंक्वायरी जो होती है इसमें उसने बताया कि 28 टू कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कि किसी प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए या किसी जो है वो चार्ज लेने के लिए जो रिसीवर वगैरह जो हैं वो तैनात होते हैं, बेल्फ होते हैं, ये जजेस जो हैं ऑन बिहाफ उनको अपॉइंट करते हैं और वो जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्पोज ऑफ भी करते हैं। आर टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के तराज होते हैं। आर टू एडमिनिस्ट्रेट एनी ओथ आर टू इंटरप्रेट आर टू preserve order in the court and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। इसमें उसने बताया कि जो लोग जिनको ओथ लेने के लिए अपॉइंट किया हुआ था, अब ये सारे जो जजेस के अलावा जुडिशरी में जो स्टाफ होता है, जो स्टाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करता है उसमें बेल्फ और ये अफसर्स जो हैं वो तैनात होते हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन ऐसी ड्यूटीज़ जो हैं वो डेजिग्नेट की जाती हैं जिसमें किसी प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसकी जो है वो ऑक्शन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ओथ ले सकते हैं। ये सारे अफसर्स जो की ये ड्यूटीज़ हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फिफ्थ, एवरी जूरीमैन, असेसर are member of a bench assisting a court of justice or public servant। इसमें जितने भी जूरी मैन हैं वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो काम सर्वेंट जो हैं वो एज आ पब्लिक सर्वेंट काम करते हैं, उनको भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। आगे 6 में है एवरी आर्बिट्रेटर, जो लोग जो जिनको एज ए आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट की तरफ से तैनात किया जाता है वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। आगे 7th में वो करता है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। इसमें पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसे लोग जिनको ये अथॉरिटी हो कि वो किसी बंदे को
जो है वो कन्फाइन कर सकते हैं, अपनी स्टडी में ले सकते हैं। ये इसमें वो सारे लोग भी जो है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। 8 में एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience। 8 के अंदर वो लोग शामिल किए हैं उसने जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं और पब्लिक में वो अपनी अफेंस कमिट ना हों, उनको की रोकथाम के लिए वो काम करते हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी आ जाते हैं और इसके अंदर पुलिस के जो एहलकार हैं वो जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट काउंट किए जाते हैं। 9 में वो कुछ और लोग हैं जिनको वो इंक्लूड कर रहा है। एवरी अफसर हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी ये ड्यूटी होती है, एज सच अफसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इसके अंदर वो बता रहा है कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी प्रॉपर्टी को या किसी चीज़ को लुक आफ्टर करने के वो मदाज होते हैं, जिसमें वो अफसर जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको रिसीव भी कर सकते हैं किसी से और उस प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फर्दर मोर इसमें वो डिटेल बता रहा है, आर टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, के ऑन गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ ऑफ वो किसी चीज़ का सर्वे कर सकता है, लोगों के साथ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अथराइज होता है। वो भी ऐसे ऑफिसर्स जो हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में लिया गया है। आर टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, वो रेवेन्यू प्रोसेस जो है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है। और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट और एनी मैटर अफेक्टिंग द पेनिक्यूलरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें जो भी गवर्नमेंट की इंटरेस्ट के पैसे वगैरह के मामला जो हैं आते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कोई करना है, तो इसमें वो भी लोग जो हैं इसकी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है 10th के 10th नंबर में कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं और वो भी एज अ पब्लिक सर्वेंट ही डील किए जाते हैं। एवरी अफसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच अफसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate, to keep any document for the ascertain to of the rights of the people of any village, town or district। कि इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखने वाले जो अफसर्स हैं, जैसे कानूनगो है, तहसीलदार है, ये सारे लोग प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखते हैं और उसकी गवर्नमेंट की जो है तरफ से उनको ये ड्यूटी साइन की गई होती है कि वो लोगों के दरमियान इन डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन कर सकते हैं, किसी के नाम साइन कर सकते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। 11th में कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। इसमें 11th में वो चीज़ जो है उसने बताई हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की ज़ुमरे में आते हैं, जिनकी ड्यूटीज़ जो है वो वोटर लिस्ट बनाना होता है, वोटर नए वोटर्स को उसमें शामिल करना होता है, जो लोगों की डेथ हो चुकी होती है उनको उन लिस्टों से जो है वो निकालना होता है। ये सारे काम करने वाले
लोग जो इलेक्शन में मददगार साबित होते हैं, इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में, ये सारे अफसर भी जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इसमें आगे फर्दर उसने जो एग्जाम्पल दे के बताया है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, कि एक म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का जो कमिश्नर है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट काम करेगा। आगे ये भी उसकी सारी वो मिसालें जो पहले मैंने वो जो है ना वो बता दी हैं, इसमें कोई खास चीज़ जो है वो नहीं है। इलेक्शन के हवाले से जो ड्यूटीज़ करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से जो ड्यूटी करते हैं, इन शॉर्ट आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये उसने जो 14-15 मुख्तलिफ लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। इससे जो भी आदमी, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट का मुलाजम हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजम हो, जो सरकारी ड्यूटी पे तैनात है, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। गवर्नमेंटी मुलाजम को पब्लिक सर्वेंट जो है वो कहा जाता है। आगे इसका इस सेक्शन में सेक्शन 22 है मूवेबल प्रॉपर्टी, के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो चीज़ हमें सेक्शन डिफाइन कर रहा है वो है सेक्शन 22। तो इसमें कहता है द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth। इसमें हमें वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हमें ये बता रहा है कि वो प्रॉपर्टीज जो ज़मीन के साथ परमानेंटली अटैच हों, या लैंड जो है जो उठा के किसी दूसरी जगह पर नहीं ली जा सकती, या जो दरख्त ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है, जब तक कोई दरख्त काटा ना जाए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करता है। जब उसको आप काट लेते हैं तो काटने के बाद वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल हो जाता है। तो जो भी उसके अलावा जो चीज़ जैसे पहाड़ हैं ज़मीन के साथ जो अटैच है, या कोई बिल्डिंग है, या कोई दीवारें बना के कोई मकान खड़ा किया हुआ है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करता है। इसमें एक फार्मूला उसने जो हमें दिया हुआ है कि वो चीज़ जो या तो लैंड हो या लैंड के साथ परमानेंटली जब तक वो अटैच्ड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अदर देन डैट जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करती हैं। जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उठा के ले जा नहीं सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करती हैं। जब कोई ज़मीन के ऊपर कोई मकान बना लिया जाए, कोई फसल ज़मीन के ऊपर जब तक लगी हुई है काटी नहीं गई, या कोई दरख्त जब तक ज़मीन के साथ अटैच है काटा नहीं गया, या जो लैंड है, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। अदर देन डैट सारी की सारी जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन, कि गलत तरीके से किसी चीज़ का हासिल करना वो क्या है, किस चीज को हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे। इसमें वो हमें डिफाइन कर रहा है रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, जो गैर कानूनी तरीके से कोई चीज हासिल करेगा वो रॉन्गफुल गेन के जुमरे में आएगा। ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जैसे वो
कोई किसी की जायदाद जो है उसको वो हासिल कर लेता है, जिसको उसने जो है वो लीगली उसका वो टाइटल नहीं था, उसकी मलकियत में वो प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया है, या उस बंदे के दो नजायज़ तरीके से उसको प्रेशराइज करके उसकी इंटेंशन के बगैर जो चीज़ उसने हासिल कर ली है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे की मलकियत में कोई चीज़ हो और उसकी इंटेंशन के बगैर, उसकी ख्वाहिश के बगैर उसको किसी दूसरे बंदे ने हासिल कर लिया है, तो वो रॉन्गफुल गेन के जुमरे में फाल होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो सेक्शन 24 और उससे ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।